Hello dear students, I hope that you have enjoyed the complete life process chapter. Now in this video we will discuss the certain important board examination questions related to life process, and these questions are very important for upcoming board exam as these questions are also available in the previous year question paper of board. That's why this video is going to be very important for you, because after watching this video you are able to get those important questions related to your exam. Now we will discuss each question one by one. Therefore you have to go through this video thoroughly and very carefully to understand all the questions in a very easy way. So let us start with the first question. What is the first question? When do desert plants take up carbon dioxide and perform photosynthesis? This question is of CBSE board examination 2015. And what is the meaning of this question? When do desert plants are the xerophytic plant. Those plants, for example cactus, the certain plants which are grown generally in the deserts. Such plants take carbon dioxide at night time only. Why? Because in the daytime severe hot is there, the sunlight, the intensity of sunlight is too much. Therefore they encloses their stomata at the daytime and able to get carbon dioxide in the night time only. जो डेजर्ट प्लांट होते हैं है ना, वो डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो दिन के समय उनके जो स्टोमेटल पोर होते हैं वो बंद होते हैं. क्यों? क्योंकि दिन में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर स्टोमेटल पोर ओपन होंगे तो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन सारा पानी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा. तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए when do desert plant take up oxygen? Desert plant take up oxygen at night time and store carbon dioxide in their body. वो नाइट के टाइम अपना क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और नाइट के टाइम ही कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में स्टोर रखते हैं. When do they perform photosynthesis? They perform photosynthesis at the daytime when sunlight is available and they use the stored carbon dioxide for the process of photosynthesis. तो फर्स्ट क्वेश्चन यही कहता है कि डेजर्ट प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट के टाइम लेते हैं एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट द डे टाइम एंड दे यूटिलाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड विच दे हैव स्टोर्ड इन द नाइट टाइम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैमल्स एंड बर्ड्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स. क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी मैमल्स हैं, मैमल्स में हम सभी आ गए, और बर्ड्स है. मैमल्स और बर्ड को ही क्यों सेलेक्ट किया गया है? तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैमल्स और बर्ड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि ऐसा ब्लड जो बिना ऑक्सीजन का है, इम्प्योर ब्लड है जिसमें CO2 के कंटेंट ज़्यादा है, इन दोनों को सेपरेटली रखा जाता है. क्योंकि हम जानते हैं हमारे में 4 चैम्बर्ड हार्ट है. जो लेफ्ट पार्ट है हार्ट का और जो राइट पार्ट है हार्ट का, राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. मतलब कि कंप्लीट सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का. दोनों ब्लड एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, है ना. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन मैमल्स एंड बर्ड्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये भी CBSE बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है कि ये जरूरी क्यों है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना जरूरी क्यों है? तो इसलिए जरूरी है क्योंकि मैमल एंड बर्ड दीज बोथ आर वार्म ब्लडेड. दोनों ही क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल? वार्म ब्लडेड एनिमल की मीनिंग क्या होती है? वार्म ब्लडेड एनिमल की मीनिंग यही होती है कि इनको बाहर के टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है. दे आर एबल टू एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर्स. ये अपने बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, है ना. ह्यूमन बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. That means the mammals and birds are able to maintain their body temperature. They doesn't depend on the outer environment for their body temperature. ये अपने body temperature को खुद से क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं. Therefore, this maintenance require huge amount of energy. And to fulfill the amount of energy, they perform the aerobic respiration. और aerobic respiration में ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर चाहिए होता है. तो टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए,
है ना। एनर्जी क्यों चाहिए? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। एंड टू फुलफिल देयर डिमांड ऑफ एनर्जी द मैमल्स एंड बर्ड्स आर एबल टू सेपरेट देयर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए नेसेसरी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना, क्योंकि द डिमांड ऑफ एनर्जी इज मोर इन मैमल्स एंड बर्ड्स बिकॉज दे आर वार्म ब्लडेड। अगर सेपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर सेपरेशन नहीं होगा तो इनमें जो प्रॉपर एनर्जी की डिमांड है वो एनर्जी की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी, है ना। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है ना। तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ध्यान से देखना। अमीबा क्या है? अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ, है ना। अमीबा एक सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ है। सपोज दैट दिस इज अमीबा, ठीक है। अब अमीबा के पास जैसे ही फूड आता है, ये फूड पार्टिकल है। अमीबा के अमीबल सेल के बाहर क्या है? फूड पार्टिकल है। When the food particles are nearby the amoebal cell, then amoeba will project out finger-like projection. अमीबा क्या करती है? finger-like projection को बाहर निकालती है। These finger-like projections are called pseudopodia. क्या कहते हैं इसको? Pseudopodia कहते हैं। Pseudopodia we have already discussed in our lectures. Pseudopodia के हेल्प से क्या होता है? ये जो फूड पार्टिकल है उसका इंजेक्शन हो जाता है अमीबा में। ये फूड पार्टिकल अमीबल सेल के अंदर चले जाते हैं और इसी इंजेक्शन ऑफ फूड को क्या कहते हैं? एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। सो हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा? इन अमीबा holozoic nutrition takes place. Holozoic nutrition, that is amoeba is a single cell organism. It takes complex food materials and convert it into simple food material. In amoebal cell, when the food particles are nearby the amoebal cell projects out one pair of pseudopodia. That pseudopodia is able to engulf the food particle. This ingestion of food in amoeba is called phagocytosis. Phagocytosis that is endocytosis. वो सेल के अंदर क्या करते हैं? बाहर से फूड पार्टिकल को अंदर ले लेते हैं। और एक अमीबा की सेल में डाइजेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, सारे जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेस है सारे कैरी ऑन होते हैं, है ना। तो हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा? इन अमीबा न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ phagocytosis. When food particles are nearby the amoebal cell, the amoeba will project out the finger-like projections called pseudopodia, and by the help of pseudopodia, the food is entered inside the cell of amoeba. This is the mechanism of nutrition in amoeba. Afterwards, we will move to the next question. What is the next question? How are alveoli designed to maximize exchange of gases? हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, है ना। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको जरूर देखना। उसमें हमने एक क्वेश्चन भी कवर किया था कि लंग्स की एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए लंग्स के पास क्या है। तो लंग्स की एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए लंग्स के पास एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। दीज बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एल्वियोली। क्या कहते हैं इसको? एल्वियोली कहते हैं, है ना। तो एल्वियोली का काम क्या है? एल्वियोली इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। एल्वियोली क्या है? गैसियस एक्सचेंज की साइट है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के बाहर आती है। कैसे? क्योंकि वो लंग्स में क्या है? एल्वियोली में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। एंड एल्वियोलीज आर फाउंड इन मिलियंस। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एल्वियोली कैसे डिजाइंड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। एल्वियोली में ही क्यों गैसेस एक्सचेंज होता है? तो इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है। एल्वियोली इज डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकॉज ईच एल्वियोली इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोली के चारों तरफ क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। और इसी ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, जिससे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है? ब्लड के अंदर आ जाता है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है? रिलीज आउट हो जाती है ना। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलर वॉल ओनली। व्हाई? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। कंसंट्रेशन डिफरेंस होने के कारण एंड टू मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोली, व्हाट इज देयर? देयर आर द डिफरेंट ब्लड कैपिलरीज सराउंड्स एल्वियोली। एल्वियोली के चारों ओर क्या होती है? बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है जो कि क्या करती है? सबको सराउंड किए हुए। तो जैसी गैस आती है वो एक्सचेंज हो जाती है कहां पे? एल्वियोली में। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? Alveoli are designed to maximize the exchange of gases because alveoli contains several blood capillaries that helps in the
osmosis of gases, that means intake of oxygen and release of carbon dioxide. Alveoli are found millions in number. Let us move towards the next question. What is the next question? How is required pH? What do you mean by the word pH? Actually most of the students are aware regarding this word, but okay, we will think. Maintained in the stomach and small intestine. pH, that is the level of acid or base, है ना. आखिर जो सुटेबल पीएच मतलब एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम. कुछ ऐसे एंजाइम है जो कि एसिडिक मीडियम में काम करते हैं हमारी बॉडी में, और कुछ ऐसे एंजाइम है जो कि बेसिक मीडियम में काम करते हैं हमारी बॉडी में, है ना. तो आखिर हमारी एक न्यूट्रल बॉडी में एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, ये दोनों ही मीडियम कैसे मिल जाते हैं, कैसे मेंटेन होता है ये पीएच इज द लेवल टू जस्टिफाई एसिडिक और बेसिक मीडियम, है ना. तो पीएच मेंटेन करना मतलब एसिडिक और बेसिक मीडियम को मेंटेन करना. तो आखिर कैसे एसिडिक और बेसिक मीडियम स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में मेंटेन हो पाता है. सो एसिडिक मीडियम इज मेंटेन्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl रिलीज होता है ना. और HCl क्या है, एसिड है. इसी HCl के कारण पेप्सिन एंजाइम वर्क कर पाता है, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट ही एसिडिक मीडियम में होता है. तो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, HCl एसिड सिक्रीट करते हैं. ड्यू टू HCl एसिड पेप्सिन स्टार्ट्स वर्किंग एंड पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन. अगर HCl रिलीज नहीं होता तो पेप्सिन काम नहीं करता. वैसे ही जो बेसिक मीडियम चाहिए होता है किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो क्यों चाहिए होता है, वो इसलिए चाहिए होता है क्योंकि एक एंजाइम हमने पढ़ा है, दो एंजाइम, एक है लाइपेज और एक है ट्रिप्सिन. ये दोनों ही एंजाइम बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं. लाइपेज फैट डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है. तो अब ये बेसिक मीडियम मिलता कहाँ से, तो हमने पढ़ा है कि लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है एंड द पीएच ऑफ बाइल जूस इज अबव 7. इस कारण ये बाइल जूस क्या है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में. टू प्रोवाइड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम्स. जो पेनक्रिएटिक जूस में जो एंजाइम्स हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए जो बेसिक मीडियम चाहिए वो बाइल जूस प्रोवाइड करता है. और बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट करता है. सो व्हाट इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ इज रिक्वायर्ड पीएच इज मेंटेन्ड इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. द रिक्वायर्ड पीएच ऑफ स्टमक इज मेंटेन्ड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हिच सिक्रीट्स HCl एंड द रिक्वायर्ड पीएच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेंटेन्ड बाय द liver which secretes bile juice, and the HCl provides acidic medium for the pepsin enzyme while the bile juice provide the basic medium for the pancreatic enzymes like lipase and trypsin. तो मुझे उम्मीद है यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना. एक और बात, जिसने भी पहले के पार्ट्स के लाइफ प्रोसेस के वीडियो नहीं देखे हैं उसको जरूर देख लेना. अगर तुम वो नहीं देखोगे तो हो सकता है कई सारे क्वेश्चंस तुमको समझ में ना आए, या फिर मैंने सारे जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं पहले के पार्ट्स के लाइफ प्रोसेस के, इन दैट वीडियोज ऑल्सो आई हैव डिस्कस सेवरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द लाइफ प्रोसेस. यू हैव टू गो थ्रू टू दैट क्वेश्चंस ऑल्सो बिकॉज those questions I have discussed earlier, I didn't recognize that those questions here. No, these questions are very unique and very important for board examination. Okay. Next is experiment. What is that experiment? Describe an experiment to show that sunlight is essential for photosynthesis. अब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शो करना है जिसमें सनलाइट जो है वो क्या एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रूव हो जाए, है ना. मतलब ये बात तो हम जानते हैं कि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है, लेकिन इसको प्रूव करना है हमको, है ना, कि सनलाइट जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है. हाउ वी विल प्रूव इट, बाय द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी और बाय द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए. सबसे पहले मटेरियल्स रिक्वायर्ड. वी हैव टू टेक वन फ्रेश पॉटेड प्लांट. एक प्लांट ले लो, सम ब्लैक पेपर, आयोडीन सॉल्यूशन, बीकर एंड ड्रॉपर. व्हाट टू डू. अब कैसे पता चलेगा कि सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो क्या करेंगे, एक हमने पॉटेड प्लांट लिया है ना, ये एक पॉटेड प्लांट है हमारे पास.
अब इस पॉटेड प्लांट में क्या है, बहुत सारी लीव्स है, तो मैं एक लीफ को कंसीडर कर रहा हूं। देखो यहां पर जूम कर देता हूं, ये एक लीफ है ना। दिस इज फ्रेश ग्रीन लीफ विच इज ऑलरेडी अटैच टू द प्लांट ओनली। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक पेपर की एक स्ट्रिप काट लेंगे, है ना। ब्लैक पेपर की एक स्ट्रिप काट कर इस लीफ में यहां पर लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे एक पार्ट को, ठीक है। तो ये हमने क्या ऐड कर दिया इसमें हमने ऐड कर दिया ब्लैक स्ट्रिप of paper only, no problem. Afterwards we have to leave this leaf for either 3 to 4 hours. अब 3 से 4 घंटे के लिए इस लीफ को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। Afterwards we have to examine this leaf. उसके बाद क्या करेंगे, हम इस लीफ को ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन कैसे करेंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब ये पार्ट जो लीफ का है और ये पार्ट जो लीफ का है ना, इसमें तो हमें स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, मतलब कि इसमें तो फूड मिलेगा, लेकिन जो ये बीच वाला पार्ट है ना, जहां पर हमने ब्लैक स्ट्रिप को प्लेस किया है, वहां पर स्टार्च टेस्ट नेगेटिव मिलेगा, मतलब वहां पर स्टार्च मौजूद नहीं होगी। ये बात कैसे प्रूव होगी, तो हमें एक चीज इसमें याद रखना है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि जब भी स्टार्च को आयोडीन सोल्यूशन में मिक्स करते हैं, या फिर जब भी स्टार्च आयोडीन के कांटेक्ट में आता है, आयोडीन सोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, तो ये ब्लू ब्लैक कलर देता है ना। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द स्टार्च। स्टार्च का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है कि जब भी आयोडीन सोल्यूशन के प्रेजेंस में स्टार्च आता है तो एक ऐसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी लीफ में ही क्या करेंगे, हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो आयोडीन सोल्यूशन को ड्रॉपर के हेल्प से क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे। उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है, इस लीफ को अल्कोहल में बॉईल करते हैं, है ना। बॉइलिंग करने से क्या होता है, क्लोरोफिल जो है वो थोड़ी थोड़ी निकल जाती है, जिससे जो कलर है वो आसानी से हमें मिल पाता है। तो इस लीफ को प्लक आउट करके अल्कोहल में बॉईल करना है। अल्कोहल में बॉईल करने के बाद आयोडीन सोल्यूशन को इसमें डालना है। आयोडीन सोल्यूशन यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर देगा क्योंकि यहाँ पर स्टार्च मौजूद है, यहां पर भी ब्लू ब्लैक कलर देगा, क्यों, क्योंकि यहां भी स्टार्च मौजूद है। लेकिन जहां पर हमने कवर कर दिया था, जहां पर कवर कर दिया वहां पर सब कुछ तो है, लेकिन सनलाइट नहीं है ना। तो सनलाइट के एब्सेंस में यहां पर जो स्टार्च का टेस्ट है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब इस वाले रीजन में फूड का प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो फूड का प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट। एंड थ्रू दिस एक्टिविटी वी आर एबल टू so that sunlight is essential for photosynthesis। सनलाइट क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है, क्योंकि जहां पर हमने कवर किया है ना, वहां पर ब्लू ब्लैक कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ आयोडीन नहीं आ रहा है, मतलब कि ये बताता है कि वहां पर स्टार्च क्या है, एब्सेंट है। तो आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस एक्सपेरिमेंट। जिसको नहीं समझ में आया वो वापस से इस वीडियो को जरूर देखना, कम से कम इस वीडियो को 2 to 3 times you have to watch। Then you are able to answer these question in a very unique way। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, why diffusion is not sufficient to fulfill all the requirements of food in a multicellular organism। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है। इस क्वेश्चन की मीनिंग यही है कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो बाहर के इन्वायरमेंट से ही फूड या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर करता है ना। लेकिन हमारी जो बॉडी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं होता है ना। देखो एक्चुअली में इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन की मीनिंग है कि मान लो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इसको कितना सा फूड चाहिए, बहुत थोड़ा फूड चाहिए ना इसको। तो थोड़ा फूड क्या होता है, ये बाहर से डायरेक्टली अंदर की तरफ आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की जो भी डिमांड है वो क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। इसमें एनर्जी भी कम वेस्ट होती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें मिलियंस ऑफ सेल है, उनमें ऐसा क्यों नहीं होता है, हमारे में ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम कुछ चीज को छूते हैं, अगर वाटर को छूते हैं तो वाटर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, फूड को छूए तो फूड बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी डिमांड फुलफिल हो जाए। अगर ऐसा होने लगे तो खाने का भी काम नहीं, चबाने का भी काम नहीं, न्यूट्रिशन का भी काम नहीं। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है।
तो यही क्वेश्चन है कि व्हाई डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, एज ह्यूमंस आर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, व्हाई वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू फुलफिल आवर नीड टू फुलफिल द ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इन आवर बॉडी। ऐसा क्यों, जबकि हमारे में भी सेल ही है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे में सेल्स है ना, वो सारी सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हैंड की बात करें तो हैंड में भी जो सेल है, जो आउटर मोस्ट लेयर है हैंड की, एपिडर्मिस ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, और हैंड के अंदर, स्किन के अंदर भी मिलियंस ऑफ सेल है। वो सारी सेल तक आना पहुंचना डिफ्यूजन से इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑल द सेल्स आर नॉट इन द कांटेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो एक ही सेल है, और यही सेल क्या है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, तो आसानी से क्या होगा, फूड जो है वो एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में एक तो फूड ज्यादा चाहिए बिकॉज एनर्जी डिमांड इज मोर कंपेयर टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इवन दो ऑल द सेल्स आर नॉट डायरेक्टली विद द कांटेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। सारी सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में भी नहीं है। तो जब सारी सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है तो क्या प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन? द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म द फूड डिमांड इज too much high compared to unicellular organism, and also all the cells of multicellular organism are not directly with the contact of environment. Therefore diffusion is insufficient to fulfill the needs of a multicellular organism. इस कारण हमारे जैसे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन जो है वो हमारी फूड की नीड को फुलफिल नहीं कर सकता। Afterwards again one experiment. Experiments are very interesting in the biology. We will meet in the biolab and we will perform every experiment which I have discussed here. Describe an experiment to show that carbon dioxide is essential for photosynthesis. अभी हमने पढ़ा था कि सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है? मटेरियल्स रिक्वायर्ड। इसमें वी हैव टू टेक 2 बेल जार्स, 2 मिंट प्लांट्स। व्हाई वी हैव टेकन मिंट प्लांट? मिंट प्लांट थोड़े छोटे होते हैं ना, इस कारण मिंट प्लांट लिया है जो कि बेल जार में आसानी से फिट हो पाए। इसके अलावा तुम कोई भी प्लांट ले सकते हो, खाली उसकी साइज छोटी होनी चाहिए। 2 बेल जार, 2 मिंट प्लांट्स, KOH solution, KOH that is potassium hydroxide solution. Okay, and afterwards what we have to do? We have to do only iodine test that we have discussed in the previous experiment. Iodine solution we have to take. क्या करना है देखना, आसान, बहुत बहुत आसान है ना। ये बेल जार है, बेल जार नाम इसीलिए क्योंकि ये बेल शेप का है, ठीक है। वी हैव टू टेक 2 बेल जार्स, दीज आर द 2 बेल जार। इनसाइड द 2 बेल जार वी हैव टू टेक 2 मिंट प्लांट। दोनों मिंट प्लांट यहां पर रख दिए दोनों बेल जार में। 2 बेल जार लिया, बेल जार क्या करता है, उसको कंप्लीटली पैक कर देता है ना। मिंट प्लांट को रखा, ऊपर से बेल जार कवर कर दिया। ये सैंपल ए है, ये सैंपल बी है, मतलब बेल जार ए, बेल जार बी। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन एक बेल जार में कुछ भी नहीं है, दूसरे बेल जार में जो प्लांट है उसके पास चाइना डिश रखेंगे। चाइना डिश इज नथिंग बट अ ग्लास प्लेट। एक ग्लास प्लेट को ही चाइना डिश कहते हैं। इस चाइना डिश में हम KOH सोल्यूशन डालेंगे। अब ये KOH सोल्यूशन क्या करेगा, KOH सोल्यूशन जितना भी एयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है ना, इस बेल जार के अंदर, क्योंकि बेल जार वैक्यूम थोड़ी है, उसमें कुछ ना कुछ तो एयर का कंटेंट है ही, तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बेल जार के अंदर है वो KOH क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसमें KOH नहीं है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, भले ही लेस अमाउंट में हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बेल जार ए में है लेकिन बेल जार बी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेल जार बी में जो भी कंसंट्रेशन था एयर का उसको एब्जॉर्ब कर लिया। किसने एब्जॉर्ब कर लिया? KOH ने, है ना। एंड लेफ्ट इट फॉर 1 डे या फिर 10 to 12 आवर्स, या तो इसको एक दिन छोड़ दो कंप्लीट अच्छे रिजल्ट के लिए, या फिर 10 से 12 घंटे इस सेटअप को छोड़ दो।
उसके बाद क्या करेंगे, बेल जार दोनों रिमूव करेंगे। इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी, दोनों की लीफ निकालेंगे, वैसे ही आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो जो बेल जार ए है इसमें ब्लू ब्लैक कलर आएगा, ब्लू ब्लैक कलर आएगा मतलब इसमें फूड बना है। लेकिन जो बेल जार बी है इसकी लीफ में कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब बेल जार बी में जो है वो स्टार्च का कंसंट्रेशन नहीं है, स्टार्च का कंसंट्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? बाकी दोनों में सब कुछ सेम है, सिर्फ बेल जार बी में हमने क्या किया था, KOH सॉल्यूशन को रख दिया था और KOH ने क्या किया, KOH ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड photosynthesis will not occur. It is proved by this experiment. How? We have taken two bell jars, simply we put mint plant over there and in the bell jar A no any KOH solution. That means some amount of carbon dioxide is there in the bell jar A, while in the bell jar B no any carbon dioxide is there. That's why when we after 10 to 12 hours when we are able to perform the test of iodine, then what we found? We will found that blue black color is there in the bell jar A, while blue black color is not there in the bell jar B. This experiment proves that carbon dioxide is essential for photosynthesis. तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो था एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हमने समझ लिया। इसके बाद आगे चलते हैं एक मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, व्हाई हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। आखिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है ना। हम जानते हैं कि द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस। आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। वो जो सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो सब्सटेंसेस कौन एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, विल्लई कहते हैं, है ना। अब इसी विल्लई के कारण क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है ना। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द हेल्प ऑफ विल्लई। विल्लई की हेल्प से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो विल्लई है ये फिंगर लाइक ही क्यों है, तो ये फिंगर लाइक इसलिए है क्योंकि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होने से ना विल्लई की सरफेस एरिया बढ़ जाती है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया द स्ट्रक्चर ऑफ विल्लई इज फिंगर लाइक एंड दिस फिंगर लाइक विल्लई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड एंड मिक्स दैट डाइजेस्टेड फूड विद ब्लड। ये विल्लई क्या करते हैं, ब्लड में डाइजेस्टेड फूड को मिक्स करते हैं। तो व्हाट इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। The small intestine is designed to absorb digested food by the help of a finger-like structure called villi. Villi absorbs the digested food from the small intestine and mix that digested food with blood. चलो उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, why trachea does not collapse even in the presence of less air in it. Trachea हम जानते हैं what is trachea. Trachea is the wind pipe, है ना। wind pipe का ही दूसरा नाम trachea है। देखो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है कि ये जो ट्यूब आ रही है ना, ये ट्यूब ही क्या है, ये ट्यूब ट्रैकिया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि अगर ट्रैकिया में कम एयर हो, है ना, ट्रैकिया में जो इंटेंसिटी ऑफ या अमाउंट ऑफ एयर है अगर वो कम हो तो ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं कर जाती है, ट्रैकिया की जो लेयर है वो एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जाती है। तो इसको याद रखना, ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया में क्या होता है, एक सपोर्ट होता है ना, जिसको कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज से बनी हुई सर्कुलर रिंग्स होती है और इसी रिंग्स के कारण, है ना, ट्रैकिया को सपोर्ट मिलता है और ट्रैकिया नेवर कोलैप्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ लेस एयर। इसी के कारण ट्रैकिया कभी भी कोलैप्स नहीं करती है, चाहे जो एयर है वो कम ही क्यों ना हो, है ना। इसको याद रखना कि trachea never collapse. Why? Because of presence of rings of cartilage in the trachea. Cartilage क्या है, cartilage are the soft bone as we have already discussed in the class 9th कि cartilage जो है वो हमारे ईयर के पिना में भी होता है, नोज की टिप पे भी होता है। वही cartilage कहाँ होता है, हमारी ट्रैकिया में होता है, जिसके कारण ट्रैकिया को सपोर्ट मिलता है एंड ट्रैकिया नेवर कोलैप्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ लेस एयर। चलो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की बात करते हैं क्योंकि हम जानते हैं बायोलॉजी इज नथिंग विदाउट डायग्राम्स,
है ना। बिना डायग्राम के बायोलॉजी की कोई मीनिंग ही नहीं है ना। तो एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या क्या हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं जनरली। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है इसका प्रॉपर डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, उसकी प्रैक्टिस करना, उसको कॉपी में ड्रॉ करना विथ प्रॉपर लेबलिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है वो थोड़ा इस तरीके का आता है, डायग्राम बना हुआ आ जाएगा एग्जाम में। सपोज दैट दिस इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डायग्राम बना हुआ आ गया एग्जाम में। आफ्टरवर्ड्स लेबलिंग्स आर देयर, यहां पर लेबलिंग कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं। अब बोलेगा ये डायग्राम बना हुआ है, यू हैव टू राइट व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ ए, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ बी एंड व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ सी। तो ए क्या है, तो ए साफ साफ दिखने में पता चल रहा है कि ट्रैकिया जो है ब्रोंकाइज में कन्वर्ट होती है, तो ए क्या है ब्रोंकाई। बी क्या है लंग्स, ये तो लंग्स है ना। और सी जो बैक लेग स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं डायग्राम से, जिसमें कि हमें प्रॉपर लेबलिंग करके बतानी होती है। डायग्राम क्वेश्चन पेपर में बना हुआ आएगा और उसको ABCD करके क्या करते हैं हम लेबल करते हैं। तो लेबलिंग भी क्या है इंपॉर्टेंट है ना। और लेबलिंग इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि जो जितने भी डायग्राम हैं उन सब के बने हुए भी आ सकते हैं, लेबलिंग करने भी आ सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, सारे पार्ट्स तुमको पता होने चाहिए, कौन से पार्ट की कहाँ पर लोकेशन है ये तुमको पता होनी चाहिए, है ना। स्टोमेटल पोर का डायग्राम बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ना। स्टोमेटल पोर ओपन और क्लोज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जिसने वो पार्ट नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट की, उसे सबसे पहले वो सारे पार्ट्स देख लेना। उसके बाद स्टोमेटल पोर का जो डायग्राम होता है, स्टोमेटल पोर का डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैंने तुमको पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि गार्ड सेल्स है ये ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है ना। तो इसकी भी प्रॉपर लेबलिंग तुमको आनी चाहिए, कॉपी में ड्रॉ कर लेना। फिर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, वो था नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स आर द यूनिट ऑफ किडनी, क्या है ये यूनिट ऑफ किडनी है ना। और इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, यू हैव टू ड्रॉ द नेफ्रॉन एंड स्टेट्स इट्स मैकेनिज्म। तो तुमको पूरा फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन एज वेल एज उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है ना। तो मतलब बेसिकली इन दिस चैप्टर 5 मेजर डायग्राम्स आर देयर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, दैट इज ह्यूमन हार्ट, प्रॉपर लेबलिंग, द डायग्राम विच इज गिवन इन NCERT, or you may prefer S10 for some easy diagram. Respiratory system labeling is very important. Digestive system location of each gland is very important. Stomatal pore complete diagram is very important and nephron is also important for board exam. तो ये पांचों याद रखना है ना। These 5 diagrams are very important for your exam. उसके बाद हम एक लॉन्ग आंसर की बात करते हैं, जिसको हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी मैं तुमको बता देता हूँ कि एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस थर्ड और फोर्थ पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट इन ह्यूमंस, नो। तो डबल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या है देख लो ध्यान से। वापस एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ, डिटेल में जिसको भी देखना है वो उस वीडियो में जाकर देख सकता है। डबल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट में हार्ट जो है वो 4 चैम्बर का होता है, एज वी ऑल नो। दिस इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर होता है लंग्स और ये है हमारी बॉडी। तो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले कहां पहुंचता है, पहले पहुंचता है राइट ऑरिकल में। फिर ये ऑरिकल का काम है ब्लड को रिसीव करना, ऑरिकल ने ब्लड को रिसीव कर लिया। फिर ये ब्लड कहां पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल का काम क्या है, वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पंप करना। अब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करके कहां पहुंचाती है, लंग्स में। लंग्स का काम क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इसको क्या कर देना, ऑक्सीजनेटेड कर देना। अब ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा, राइट ऑरिकल में। ऑरिकल का काम था रिसीव करना, ऑरिकल ने रिसीव कर लिया। अब फिर ये ब्लड कहाँ आया, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको पंप करके पूरी बॉडी में भेज देगा, है ना। तो कितने बार सर्कुलेशन हुआ, सर्कुलेशन 2 बार हुआ। कैसे, एक बार राइट वेंट्रिकल ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया, कहां तक भेजा, लंग्स तक। आफ्टरवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स oxygenated blood and send it to the all parts of the body. Since
Circulation takes place twice, that's why this is known as double circulation. In the previous video we have already discussed that what is the name of these tubes and the complete mechanism in detail. This is only an overview. If you want complete explanation of double circulation of human heart, then you have to prefer video number 4th of the life process, that is circulation in human beings. In that video this question is present in the detail. Afterwards, next question is explain the pathways in which food is oxidized in organism. ऐसे कौन कौन से पाथवे हैं जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है ऑर्गेनिज्म में, ये भी देखो। यहां तक के क्वेश्चंस मैंने तुमको डिटेल में बताए, ये 4 क्वेश्चन मैं तुमको शॉर्ट में बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन चारों क्वेश्चंस के सुटेबल वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है ना, उसको तुम चेक करना, एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि एक्सप्लेन द पाथवेज इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से पाथवे हैं जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है ऑर्गेनिज्म में? तो हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 3 पाथवे हैं, पहले ही हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? 3 पाथवेज। वो 3 पाथवेज कौन कौन से हमने पढ़े थे? क्विक रिकैप करा देता हूं, देखना ध्यान से। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज कहाँ आता है? इन साइटोप्लाज्म। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन जाते हैं, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमने पढ़ा था। फिर यही पायरुवेट, यहां तक तो तीनों ही पाथवे में कॉमन है, फिर इसके 3 पाथवे। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो वो कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या बनेगा? एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O। तो दिस इज द फर्स्ट पाथवे ऑफ फूड। सेकेंड पाथवे, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो कहां होगा? इन साइटोप्लाज्म। क्या निकलेगी? एनर्जी प्लस इथेनॉल प्लस CO2। ये भी हमने पहले पढ़ रखा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम निकलती है, ओनली 2 ATP, और इसमें 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ना। लेकिन इसमें एक अल्कोहल निकलता है जिसको कहते हैं इथेनॉल, ये हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया है। फिर जो थर्ड पाथवे है वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब हम बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जनरली इन मसल सेल्स, तो क्या होता है? एनर्जी तो निकलती है, साथ में एक कंपाउंड निकलता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड के कारण ही वी फील मस्कुलर पेन, है ना। हमें क्या फील होती है? मस्कुलर पेन फील होती है। तो देयर आर बेसिकली 3 पाथवेज ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड इन organism, that is, first is your aerobic respiration, energy is released, carbon dioxide and water. Second is anaerobic respiration, that is energy is released in very less amount, ethanol and carbon dioxide. Third is lack of oxygen, that is energy is released but one more compound is released, that is lactic acid, and due to lactic acid our muscles feel cramp. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, है ना। इन सब के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। किसके किसके फंक्शन है? सबसे फर्स्ट दिख रहा होगा लीवर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर? लीवर का क्या फंक्शन है? तो लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका फंक्शन क्या है? तो लीवर का फंक्शन ये है कि लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो कि येलोइश ग्रीन कलर का जूस है ना। और इसी बाइल जूस के कारण क्या होता है? इस बाइल जूस के कारण क्या होता है? फैट का डाइजेशन होता है, एंड द डाइजेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। मतलब बाइल जूस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट दैट इज डाइजेशन ऑफ फैट, है ना। जब फैट्स डाइजेस्ट होते हैं तो मतलब उसको क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से निकलता है? बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर। लीवर छोटी छोटी सेल्स से बना होता है, दैट सेल्स आर कॉल्ड हेपेटिक सेल्स, वी हैव डिस्कस्ड in the previous video of digestion. So function of the following में सबसे first liver. Liver is the largest gland, it secretes bile juice, and bile juice is yellowish green in color. The function of bile juice is to digest fat. The digestion of fat is called emulsification. Next is pancreas. Pancreas is a leaf-like organ. ये एक leaf shape की organ होती है। पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस निकलता है ना। पेनक्रिएटिक जूस में 2 एंजाइम होते हैं, फर्स्ट इज लाइपेस एंड सेकेंड इज ट्रिप्सिन। लाइपेस क्या करता है? फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। पेनक्रियास का एक और रोल है कि इससे 2 हार्मोन भी निकलते हैं, एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकागॉन।
इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है ना। तो इसको याद रखना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आर द लीफ लाइक ऑर्गन। द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज इज टू secrete pancreatic juice. Pancreatic juice contains two types of enzyme, that is lipase and trypsin. Lipase helps in the digestion of fat, trypsin helps in the digestion of protein. Also pancreas secretes two types of hormone. First is insulin and second is glucagon. What is the function of insulin? Insulin lowers the blood sugar level while glucagon increases the blood sugar level. फिर आगे चलते हैं, थर्ड है क्या, किडनी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? वेरी इजी, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम. दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस. किडनीज आर द बीन शेप्ड ऑर्गन एंड kidneys are present in the upper back side of our abdomen and the unit of kidneys are nephron. What is the function of kidney? The function of kidney is to purify blood. Kidney क्या करते हैं? हमारे blood को purify करते हैं, है ना। और इसी purification of blood by the help of kidney regulates our metabolism. ये क्या करता है? हमारे metabolism को भी activate करता है। बिना किडनी के हमारी life possible नहीं है। यूरिन का फॉर्मेशन भी किडनी से ही होता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू प्यूरिफाई ब्लड एंड द फंक्शन ऑफ किडनी इज ऑल्सो टू फॉर्म यूरिन. Afterwards, what is the function of chlorophyll? What is the function of chlorophyll? Chlorophyll is the green pigment present in the plant, and due to this pigment, the plant appears green. ग्रीन पिगमेंट के कारण ये प्लांट कैसे दिखते हैं? ग्रीन दिखते हैं. और ग्रीन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है पिगमेंट्स प्लांट में, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल. ज़ैंथोफिल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पिगमेंट एंड कैरोटीनॉइड्स. तो ये 4 तरीके की क्लोरोफिल हो सकती है, मतलब 4 तरीके के लीफ में पिगमेंट हो सकते हैं, प्लांट में पिगमेंट हो सकते हैं. अब ये चारों के फंक्शन अलग अलग तो अभी नेक्स्ट 11th क्लास में पढ़ना है ना. लेकिन अभी बस इतना ही जानो कि व्हाट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट. इट मे बी ऑफ 4 टाइप्स: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज टू ट्रैप सनलाइट. अब फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए सनलाइट. सनलाइट बाहर तो मौजूद है, लेकिन सनलाइट को प्लांट में कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो सनलाइट को प्लांट में एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास क्या है? प्लांट के पास है क्लोरोफिल. और इसी क्लोरोफिल के कारण क्या करते हैं प्लांट्स? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं. तो द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज टू ट्रैप सनलाइट. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इवेंट्स टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन किसको याद है ना. जिसको भी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना बिना देखे. उसके बाद फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स हैं, है ना. तो फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट्स होते हैं बेसिकली, है ना. सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. लाइट एब्जॉर्ब हो गई. दूसरा क्या होता है? इसको भी हमने डिटेल में सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस में डिस्कस किया है. तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस की लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक करो. ये फुल डिटेल में मिल जाएगा. क्या? इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैंने वहां पे भी तुमको बताया कि ये 3 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर का फोटोलाइसिस होना. थर्ड इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज. 3 चीज होती है फोटोसिंथेसिस में. तो पहली चीज क्या है? पहली चीज है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मतलब क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया. उसके बाद उसी लाइट के हेल्प से वाटर क्या होता है? H2O ब्रेक होता है किसमें? H2+O2 में. दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब लाइट के प्रेजेंस में वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, है ना. उसके बाद क्या होता है? रिडक्शन. मैंने तुमको बताया था रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना. कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड करते तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है. इसका एक कंप्लीट साइकिल भी है जिसको क्लास 11th में पढ़ना है. अभी बस इतनी बात जानो. थर्ड स्टेप में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ना. तो what are the events takes place in photosynthesis? Events are absorption of light, conversion of water into hydrogen and oxygen, afterwards reduction of carbon dioxide to form glucose. तो हमने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े,
एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पढ़े, है ना। आई होप दैट दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो ट्वाइस। तुमको 2 बार इस वीडियो को देखना है। क्यों? अगर तुम 2 बार देखोगे तो यू आर एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन इन अ वेरी सिंपल वे, एंड यू हैव टू राइट all questions including answers in your classwork notebook also. And at the last of this video I will discuss you something, because the life process chapter is almost over now. life process chapter जब almost क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो आखिर लाइफ प्रोसेस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने बनाए है ना, उन सारी वीडियोस में तुमको कुछ ना कुछ क्या है क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, या फिर एट द लास्ट नीचे मैंने हैशटैग CBSE करके कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और ये क्वेश्चन भी मैंने आज डिस्कस किए। तो यू हैव टू प्रिपेयर इंक्लूडिंग नोट्स तो तुमको बनाना ही है, और साथ में नोट्स बनाकर जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस फेयर अप कर लेना। आई विल प्रोवाइड यू 2 or 3 days फॉर डूइंग दिस। 3 से 4 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेना, और इसको कंप्लीट करने के बाद you have to WhatsApp me in my personal number that you have completed your work. Okay, that's all for this video, and you have to comment one answer today. What is that? You have to answer which life process you find it interesting. क्या तुमको न्यूट्रिशन इंटरेस्टिंग लगा, क्या तुमको फोटोसिंथेसिस इंटरेस्टिंग लगा, डाइजेशन इंटरेस्टिंग लगा? Among the 5 life process, which life process is interesting for you? You have to comment that life process. Okay, thank you. I hope you all will do very well.